हेलो एवरीवन, आई केयर विद उमा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि चश्मा हटाने के क्या क्या विकल्प हैं। आज हम लोग बात करते हैं किसी भी विकल्प को चुनने के पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि आंख की काली पुतली कैसी है, वो उस तरह के विकल्प के लिए सूटेबल है या नहीं है। अब काली पुतली में क्या क्या देखना है, हमें काली पुतली की गोलाई देखनी है, काली पुतली की मोटाई देखनी है, उसके बाद टोपोग्राफी देखनी है, फिर चश्मे का नंबर देखना है और आखिरी हमें पर्दे की जांच, जिसे रेटिना कहते हैं, रेटिना देखनी है। अब एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। काली पुतली की मोटाई। काली पुतली हमारी 5 लेयर्स से बनी होती है, जिसमें तीसरी लेयर पे काम हम कर सकते हैं और केवल उसकी 2/3 मोटाई को ही ले सकते हैं। अब 2/3 मोटाई से ज्यादा अगर काली पुतली में इस्तेमाल कर लिया तीसरी लेयर को, तो ऑपरेशन के बाद आंख को खतरा होने का डर रहता है। नंबर 2, अब हम देखते हैं काली पुतली की गोलाई कितनी है। मोटी मोटी चीज समझने की कोशिश करें तो 40 और 47 के बीच में अगर काली पुतली की गोलाई है तो हम चश्मे निकालने के विकल्प सोच सकते हैं। तीसरी बात आती है अब टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या है? जो काली पुतली की गोलाई है वो हर जगह एक सी नहीं होती है, कुछ जगह कम कुछ जगह ज्यादा है। एक मशीन होती है टोपोग्राफी मशीन, जिसकी सहायता से बहुत सारे पॉइंट्स पर ये देखा जाता है कि काली पुतली की गोलाई हर पॉइंट पर कितनी है, कम ज्यादा। उस हिसाब से लेजर करने के दौरान इस टोपोग्राफी को मशीन में फीड कर दिया जाता है और लेजर उसी टोपोग्राफी के हिसाब से नंबर को हटा देता है, जिससे रोशनी की चमक ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छी होती है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चश्मे का नंबर। अब जो चश्मे का नंबर है वो इस काली पुतली की मोटाई, गोलाई और टोपोग्राफी के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। अगर सूटेबल है तभी नंबर निकाला जा सकता है। अब 5वीं चीज है पर्दे की जांच, जिसे रेटिना कहते हैं। सब बढ़िया किया, अच्छा विकल्प सोचा, पूरा नंबर निकाला, पर अगर पर्दा ही नहीं ठीक है तो रोशनी कहां से आएगी? तो पर्दा मरीज का जांच होना बहुत जरूरी है किसी भी विकल्प का चयन करने के पहले। अब अगर ये सब पैरामीटर्स हमारे लिए, चश्मे का नंबर और ये काली पुतली की मोटाई, गोलाई, टोपोग्राफी एक दूसरे को सूट नहीं कर रही है और काली पुतली से नंबर नहीं निकाला पा रहा है, तब क्या करना है? तब आईसीएल का विकल्प सोचना पड़ेगा। आईसीएल का विकल्प देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड, जिसे हम लोग ए स्कैन कहते हैं, उसकी सहायता से हम लोग एसीडी देखते हैं, जहां पर उस लेंस को डाला जाना है। एसीडी फिर से एक मोटी मोटी बात करते हैं कि 2.8 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम आईसीएल कर सकते हैं। ये तो अब अंदर के काली पुतली और आईसीएल के लिए बात आई। अब क्या होगा अगर ऑपरेशन, क्यों इन सब चीजों की जरूरत है? ऑपरेशन के पहले इन सब की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अगर काली पुतली बाद में ऑपरेशन के बाद ज्यादा पतली हो गई तो फ्यूचर में इसके और पतला होने के चांसेस होते हैं और केराटोकोनस होने के चांसेस हो जाते हैं। आजकल उसके लिए विकल्प आ गया है। जिनकी काली पुतली ज्यादा पतली है उनको लेजर करते वक्त साथ में एक मशीन होती है, जिसे हम लोग क्रॉस लिंकिंग मशीन कहते हैं। इसे हम लोग लैसिक एक्स्ट्रा कहते हैं। जिस टाइम लैसिक करते हैं तभी क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं, पर यह काम भी कुछ लिमिटेड मरीजों में ही किया जा सकता है। उसके बाद काली पुतली की गोलाई की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो काली पुतली की गोलाई भी कुछ हद से कम नहीं हो जानी चाहिए ऑपरेशन के बाद, वरना वो रोशनी की चमक को अफेक्ट करेगी और मरीज को अच्छी रोशनी की चमक नहीं मिल पाएगी। तो इन सब चीजों का ध्यान किसी भी लैसिक प्रोसीजर के चयन के पहले जरूर करना है और ये जांचें
किसी भी प्रोसीजर का चयन करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं तो इनको कराने में किसी भी तरह की का हिचकिचाहट ना रखें और सारी जांचों के बाद ही प्रोसीजर का चयन करें। थैंक यू।